फ्रेंड्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज दिनांक 8 मई 2022 को अकाउंटेंसी 11वीं कक्षा के प्रश्न पत्र को मैं लेकर के यहाँ पर आया हूँ, जो जैक बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया था। झारखंड औद्योगिक परिषद रांची के द्वारा क्लास 11 का है, अकाउंटेंसी विषय का। तो कुल 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। फटाफट देखते हैं। द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग इज, ठीक है, तो बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है? रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इसी प्रश्न को हिंदी है पुस्तपालन का अर्थ है। तो जो पुस्तपालन का अर्थ है वो है व्यापारिक लेन देनों को लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड करना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू। द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू, तो इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, वित्तीय लेखांकन का मुख्य कार्य है, तो इसका मुख्य कार्य क्या है? समस्त व्यापारिक लेन देनों का लेखा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। When was the first book of bookkeeping and accountancy published? ठीक है, पब्लिश्ड, तो ये पुस्तपालन एवं लेखाकर्म की प्रथम पुस्तक प्रकाशित जो हुई थी वो 1494 में इटली के वेनिस नगर में प्रकाशित हुई थी, जिसके लेखक थे लुकास पासियोली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मॉडल सेट में भी मैंने आपको बताया था, ये परीक्षा में भी आया हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ इसका प्रश्न का उत्तर आप लोग दिए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन ए सेट ऑफ बुक्स हु सेड। ठीक है, पुस्तपालन व्यापारिक लेन देनों को बहियों के समूह में लिखने की कला है, किसने कहा है? तो ये जो है कहे हैं J.R. बॉटली बॉय ने। ठीक है, J.R. बॉटली बॉय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। तो इसका आंसर है बुक कीपिंग। निम्न में से कौन सा लेखांकन का सहायक क्षेत्र नहीं है? तो क्या होगा? पुस्तपालन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड। लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता में शामिल है, तो इसमें जो है सभी शामिल है, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हम जानते हैं अंशधारी, सरकार और लेनदार सबको इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, 7वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे व्यापार की भाषा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका लेखांकन या अकाउंटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर। लेखांकन की सीमाएं हैं, तो लेखांकन की सीमा कौन सी है? लेखांकन की सीमा इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ऐतिहासिक लागतों पर आधारित है, व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित झूठे दिखावे, तो ये सब जो है लेखांकन की सीमाओं के अंतर्गत आते हैं। 9वां प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट लाइबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा चालू दायित्व है? तो जो चालू दायित्व है वो क्या है? अल्पकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म लोन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंगिबल एसेट्स। तो इंटेंगिबल एसेट्स जो है वो है गुडविल। ठीक है, निम्न में से कौन सी अमूर्त संपत्ति है? तो यह है ख्याति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। कैश डिस्काउंट इज। नकद कटौती, नकद कटौती है, तो नकद कटौती कब दी जाती है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, ये जो होता है भुगतान प्राप्त करते समय प्राप्त होता है, यानी सेकंड जो इसका आंसर है वो सही है। नकद कटौती भुगतान करते समय प्राप्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल्स ऑफ गुड वर्थ रेट 2 लाख देयर वाज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रेट 10,000। दिस इज अ, तो दिस इज क्या है? यह एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, यह एक ट्रांजैक्शन है। इसको देख लेते हैं हम लोग। वित्तीय वर्ष के अंत में 2 लाख रुपए मूल्य का माल बेचने के बाद 10,000 रुपये का अंतिम रहतिया है। यह क्या है? यह एक लेन देन है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। Arjun is a bookseller. Which item will be good for his business?
तो क्या हो जाएगा, परचेज ऑफ स्टेशनरी, उसके लिए उसका गुड्स हो जाएगा परचेज ऑफ स्टेशनरी। अरुण एक किताब विक्रेता है, कौन सा मद उसके व्यापार के लिए माल होगा, तो स्टेशनरी हो जाएगा उसके लिए माल। ठीक है। 14वां प्रश्न देखते हैं, फिक्स एसेट्स इंक्लूड, स्थायी संपत्तियों में सम्मिलित होता है, तो जो फर्नीचर होता है वो क्या है, स्थायी संपत्ति है फर्नीचर, बाकी सभी चालू संपत्तियों के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, व्हेन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन अप्लाइड, वसूली अवधारणा कब लागू होती है, तो जो वसूली अवधारणा है वो कब लागू, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा जब देनदारों से रोकड़ प्राप्त होती, यानी 15 का 1 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगला है द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज, लेखांकन सिद्धांतों का महत्व है। लेखांकन जो सिद्धांतों का महत्व है वो निवेशकों के लिए, लेखापालकों के लिए, अंकक्षकों के लिए, सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस एंटिटी विल बी इन एक्सिस्टेंस फॉर, चालू व्यापार की अवधारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाई अस्तित्व में रहेगी, वो कब तक रहेगी, अनिश्चित काल तक, इंडेफिनिट पीरियड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग इज, लेखांकन का आधार है, तो जो लेखांकन का आधार है वो रोकड़ आधार और लेखांकन उपार्जन आधार दोनों है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 1 and 2 बोथ। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज, तो इसका उत्तर हो जाएगा रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा 3rd। लेखांकन की प्रक्रिया में प्रथम कदम है, तो जो लेखांकन प्रक्रिया है उसका प्रथम कदम है प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों में लेखा करना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रथम चरण। अगला है 20वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो हम लोग जानते हैं जो समीकरण होता है वो होता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। ठीक है, तो इस अनुसार जो हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन सेकंड जो है सही है, संपत्ति माइनस दायित्व बराबर पूंजी, यानी जो सेकंड ऑप्शन है एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल टू, ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा लागू होता है, तो ये जो लागू होता है ये व्यक्तिगत खाता में लागू होता है। अगला प्रश्न है 22वां, एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज आर, दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली के जो लाभ हैं ये सभी हैं, ये वैज्ञानिक प्रणाली है, वित्तीय स्थिति का ज्ञान है, दोनों पक्षों में लेखा, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज, तो जो नॉमिनल अकाउंट है वो कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा सैलरी हो जाएगा वेतन खाता। ठीक है, महामात्र के खाते का उदाहरण है, तो हो जाएगा वेतन खाता। कुछ लोग इस डाउट में हो सकता है अदत्त व्यय खाता मार दी हो, चूँकि ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 क्या कर रहा है, प्रॉपर्टियर ऑफ अकाउंट इज, स्वामी का खाता है, तो जो स्वामी का खाता होता है वो कौन सा खाता होता है, व्यक्तिगत खाता होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट इज, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी स्वाभाविक व्यक्तिगत खाता जो है राम्स अकाउंट या राम का खाता प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते का उदाहरण है। 26वां प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, डेबिट सिग्निफाइज, इसका उत्तर जो है डेबिट बताता है, तो डेबिट क्या बताता है, संपत्ति खाते में वृद्धि, दायित्व खाते में कमी, पूंजी खाते में कमी, यानी इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 4 इनमें से सभी। 27वां प्रश्न है, हाउ मेनी कॉलम्स डज ए जर्नल हैव, तो जर्नल एंट्री में हम लोग जानते हैं कुल कितने कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होते हैं, डेट होता है, पार्टिकुलर होता है, LF अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, तो कुल 5 खाने होते हैं 5। प्रश्न संख्या 28 है,
द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज जर्नल इज टर्म्ड एज, रोजनामचे में लेन देन का लेखा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो जो रोजनामचे में हम लेखा करते हैं उसको हम जर्नलाइजिंग बोलते हैं, रोजनामचाकरण। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, वेजेस पेड टू वर्कर्स, मजदूरों को मजदूरी दी। ठीक है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी ये पूछ रहा है। जब हम मजदूरी देते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, वेजेस अकाउंट हम डेबिट करते हैं, वेजेस अकाउंट हमारा हो जाता है डेबिट, और कैश देते हैं तो हो जाता है टू कैश। ठीक है, टू कैश अकाउंट। तो इस आधार पर जो हमारा पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है डेबिट वेजेस अकाउंट क्रेडिट कैश अकाउंट, तो ये जो है करेक्ट है। तो ये हो जाएगा मजदूरी खाता नाम और नकद खाता जमा। ठीक है, डेबिट वेजेस अकाउंट क्रेडिट कैश अकाउंट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है आपका 30, 2 खाने वाली रोकड़ बही में लेखा होता है। तो जो 2 खाने वाली रोकड़ बही होती है उसमें हम लोग केवल नकदी लेन देनों का लेखा करते हैं। जो रोकड़ बही होती है वो 4 प्रकार की होती है, 1 खाने वाली, 2 खाने वाली, 3 खाने वाली और लघु रोकड़ बही। तो 1 खाने में केवल कैश का कॉलम होता है, 2 खाने में रोकड़ और छूट होता है, और 3 खाने वाली रोकड़ बही में कैश होता है, बैंक होता है और छूट होता है। तो यहाँ पूछ रहा है 2 खाने वाली, तो इसमें केवल रोकड़ और छूट का कॉलम है। तो ये जो है किससे संबंधित है, केवल नकद लेन देन से ही। ठीक है, तो ऑप्शन जो 3rd है वो सही है। फिर है 31वां प्रश्न, व्हेन अ फर्म मेंटेन्स ए कैश बुक इट नीड नॉट टू मेंटेन। ठीक है, जब एक फर्म रोकड़ बही रखती है तो उसे बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब फर्म एक रोकड़ बही रख लेती है तो उसे खाता बही में रोकड़ एवं बैंक खाते को अलग से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जब हम रोकड़ बही खोल लेते हैं अलग से, फिर हमको उसको खाते बही में कैश अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रश्न संख्या 32 है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड। किसी खाते के शेष को जानने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो किसी खाते के शेष को जानने की प्रक्रिया को हम लोग शेष निकालना या बैलेंसिंग कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हो जाएगा आपका 33, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लेजर इज टू नो। खाता बही का मुख्य उद्देश्य जानना है। तो जो खाता बही का मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या जानना होता है, एक स्वभाव के सभी लेन देनों का सामूहिक परिणाम। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, नेट इफेक्ट ऑफ ऑल सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक स्वभाव के सभी लेन देनों का सामूहिक परिणाम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34, फुल फॉर्म ऑफ जेएफ इज। जेएफ का पूर्ण रूप है। तो जो जेएफ का पूर्ण रूप होता है वो होता है जर्नल फोलियो। ठीक है, जर्नल फोलियो उसको बोलते हैं रोजनामचा मोड, या रोजनामचा का वो पृष्ठ संख्या होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड थ्रू मेथड। तो जो ट्रायल बैलेंस होता है वो दोनों मेथड से, यानी बैलेंस मेथड और टोटल मेथड, दोनों मेथड से हम लोग बनाते हैं, योग और शेष से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3rd, बोथ 1 तथा 2 दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, इफ सुमन हैज़ बीन डेबिटेड बाई रेट 150 इंस्टेड ऑफ रेट 1500 एंड अमन हैज़ बीन डेबिटेड बाई रेट 1500 इंस्टेड ऑफ रेट 150, इट विल बी कॉल्ड। तो यदि सुमन को 1500 रुपये की बजाय 150 रुपये से डेबिट कर दिया गया और अमन को 150 रुपये की बजाय 1500 रुपये से डेबिट कर दिया गया, ठीक है, तो इसे कहा जाएगा। तो इसे क्या कहा जाएगा, यहाँ 2 अशुद्धियाँ हैं जो एक दूसरे को समामेलित कर रही हैं, तो ये हो जाएंगी क्षतिपूरक अशुद्धियाँ यानी कंपनसेटिंग एरर्स। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 37 है, ट्रायल बैलेंस इंडिकेट एक्यूरेसी। तो जो ट्रायल बैलेंस होता है वो अरिथमेटिकल को इंडिकेट करता है, यानी तलपट शुद्धता बताता है, केवल अंक गणितीय शुद्धता ही ये बताता है, यानी गणितीय रूप से हमारे तलपट में कोई कमी नहीं है, लेकिन तलपट बैलेंस मिल जाने पर भी उसमें सैद्धांतिक त्रुटियां और लिपि की त्रुटियां विद्यमान होती हैं। ठीक है, 38वां प्रश्न देखते हैं, गुड सोल्ड टू मनीष वर्थ रेट 650 वाज इंटर्न इन हिज अकाउंट रेट 560, नाउ मनीष अकाउंट्स विल बी डेबिटेड बाई।
मनीष को बेचे गए 650 रुपये के माल को उसके खाते में 560 रुपये लिख दिए गए। अब मनीष का खाता डेबिट किया जाएगा। तो मनीष को हमको डेबिट करना था 650 रुपये से और हमने उसको डेबिट किया मात्र 560 रुपये से। ठीक है, तो हमने उसको कितना कम डेबिट किया तो हो जाएगा 90 रुपये, यानी हम उसको और कितना डेबिट करेंगे, 90 रुपये से और डेबिट करेंगे। ठीक है, तो 38 का हो जाएगा 3। 39वां प्रश्न है, परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। क्रय बही का प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है। तो जो क्रय बही होता है माल के सभी उधार क्रयों के लिए होता है। ठीक है, क्रय बही में हम माल के सभी उधार क्रयों को लिखते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए कमेंट करें। ठीक है, तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। प्रश्न संख्या 40 और लास्ट प्रश्न है, ए बिजनेसमैन पेज रेट 1000 एज कॉलेज फीस ऑफ हिज सन, दिस विल बी डेबिटेड। एक व्यापारी ने अपने पुत्र की 1000 रुपये कॉलेज फीस चुकाई, इसे डेबिट करेंगे। तो ये देखिए जो प्रश्न है थोड़ा सा जटिल पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ प्रश्न में स्पष्ट नहीं कह रहा है एक व्यापारी ने अपने पुत्र की 1000 रुपये कॉलेज की फीस चुकाई, इसे डेबिट करेंगे। चूँकि कॉलेज की फीस चुकाई, लेकिन यहाँ यह नहीं कह रहा है कि वो 1000 रुपये व्यवसाय से निकाला। ठीक है, तो यदि यहाँ यह होता है कि उसने 1000 रुपये व्यवसाय से निकाल करके कॉलेज की फीस चुकाई, तब हम कहते हैं ये आहरण खाते में डेबिट हो जाता है। लेकिन यहाँ व्यवसाय से निकालने का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो इसका लेखा इनमें से किसी भी पुस्तकों में किसी भी खाते में डेबिट नहीं किया जाएगा। मेरे समझ से ये होना चाहिए। ठीक है, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसमें नन ऑफ दिस ही होना चाहिए। ठीक है।